2023 का ब्लूप्रिंट तैयार। बीजेपी ने बनाया 2023 का प्लान। कोर कमेटी की बैठक में जुटे दिग्गज। सरकार संगठन में तालमेल पर फोकस। एमपी में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के दिग्गज एक बार फिर जुटे हैं। इसमें सरकार और संगठन के बीच तालमेल बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही 2023 के चुनाव में बीजेपी चुनाव मैदान में कैसे उतरेगी, इसको लेकर भी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। हालांकि दिग्गज नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़ने से लेकर कई दूसरे मुद्दों पर एक राय बनती नजर नहीं आई। खासतौर पर ग्वालियर चंबल और मालवा निवाड़ से जुड़े कुछ मुद्दों पर दिग्गजों के अलग अलग विचार सामने आए, जिनसे सियासी गलियारों में कयासबाजी को भी बल मिला है। तो संगठनात्मक काम की दृष्टि से जो और हमें अभी अपडेट होने की जरूरत है, उन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने आज चर्चा की है। हमने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। गौरव दिवस के बारे में जो तैयारियां हैं वो सब जानकारी दी। पहले से बड़े रूप में मनाएंगे, बड़े रूप में मनाया जाएगा और पंचायत स्तर पर एक कार्यक्रम होगा। बड़ा कार्यक्रम शहडोल में होगा, उसके बाद पंचायत स्तर पर। बीजेपी की तैयारियों पर कांग्रेस नजर बनाए हुए है। पार्टी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के भरोसे वोटर्स को लुभाने का प्लान बना रही है। साथ ही उसका दावा यह भी है कि आने वाले समय में बीजेपी को वो कड़ी टक्कर देगी। भारत जोड़ो यात्रा का महत्व है कि अपनी देश की जो संस्कृति है, अपने देश का जो संविधान है और आज जो देश की समस्या है उनको उजागर करना। हमारे देश की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, और वही कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति पर जो हमला हो रहा है, हमारे संविधान, अच्छा संविधान अगर गलत हाथों में चला जाए उसका क्या परिणाम होगा। यूं तो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि ये ऐसी पार्टी है जो हर समय इलेक्शन मोड में रहती है और मध्य प्रदेश में चुनाव से एक साल पहले ही उसकी तैयारी दिखने लगी है। चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच मंथन शुरू हो गया है। जाहिर है कांग्रेस भी ये कई बार मान चुकी है कि उसका मुकाबला बीजेपी संगठन से है। ऐसे में कांग्रेस किस रणनीति से बीजेपी का मुकाबला करेगी, ये 2023 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एग्जाम की बारी, बीजेपी की तैयारी। बिल्कुल ठीक है साहब, चुनाव एक परीक्षा है और एक दिन पहले पन्ना में एक स्कूली विद्यार्थी ने तो बड़े ही रोचक तरीके से ये बात प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब से पूछ ही ली कि हमें तो सर एग्ज़ाम का बड़ा टेंशन होता है, आपका जब 2023 में एग्ज़ाम होगा तो क्या आपको टेंशन नहीं है। वीडी शर्मा जी ने एक बड़ा ज़ोरदार ठहाका लगाया और सोचा तो उन्होंने भी होगा कि भाई क्या कहें अब इससे, लेकिन तनाव किसको नहीं होता। तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मन में कहीं तनाव तो ये रहता ही है। चाहे आप बैटिंग करने के लिए, अब T20 वर्ल्ड कप भी सर, सेमीफाइनल पाकिस्तान का एक दिन बाद और उसके बाद संडे को बारी है भारत की। तो कुल मिलाकर अब चुनौतियां जो हैं निश्चित तौर पर बढ़ रही हैं और इन चुनौतियों के बीच में बीजेपी अपने होमवर्क के साथ आगे बढ़ रही है। दिग्गज नेताओं का कोर ग्रुप का जमावड़ा हुआ भोपाल में, बैठे विचार मंथन हुआ और जैसा स्वाभाविक एक प्रक्रिया है कि कुछ विषयों पर एक राय शुरू में नहीं भी होती है, ऐसी भी खबरें हैं जिनको पार्टी सूत्रों ने तो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन ऐसे भी कुछ विषय उठे हैं मालवा निमाड़ से, ग्वालियर चंबल से, कि जहां एक राय अभी बननी है और जाहिर है इसको लेकर जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी पूरी कोशिश है कि ये विषय एक राय हों और इस पर सब सर्वानुमति से निर्णय करके
पार्टी को उस राह पर ले जाएं जिसे आप और हम जीत की राह कहते हैं। लेकिन अब तैयारी पूरी है भारतीय जनता पार्टी की और इस पर वो आगे बढ़ रही है निरंतर। बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। संजय यादव जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अपने बेबाक बोल के लिए पहचाने जाते हैं। और उनके अभिन्न मित्र हैं आशीष शर्मा जी, जिनका गांभीर्य जो है मैंने कभी ही छूटते देखा है। हमेशा एक सधे हुए अंदाज में रहते हैं और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत स्वागत करता हूँ। इस पर तो मुस्कुराना बनता है आशीष जी, इस पर तो एक मुस्कुराहट बनती है। अब इस पर भी गंभीर रहेंगे तो हमें लगेगा कि हमारी बातों में दम ही नहीं है। आपको देख के हर कोई मुस्कुरा देता है सर। जय हो, जय हो, इतना आकर्षक। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए मनोज जी, पहली टिप्पणी आपकी। आज दिन भर आपने बीजेपी कार्यालय में कोर ग्रुप की बैठक को भी देखा, नेताओं की आवाजाही को भी देखा, महत्वपूर्ण फैसलों को भी नज़दीक से देखा। क्या बीजेपी की इस समय सोच है? क्योंकि बड़ा ही भिन्न किस्म का चुनाव ये इस मायने में है कि 14 महीने इसी टर्म में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी जब चुनाव के मुहाने पर पहुंचेगी तो 3.5 साल का टर्म उसका रहेगा। तो दो ही सरकारों के टर्म हैं, दोनों ही सरकारें अपने अपने टर्म को लेकर अपने अपने दावे, अपने अपने वायदे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी की तैयारियों की हम बात करें? अगर देखिए, पहला चुनाव होगा जब 18 वर्ष के बाद कांग्रेस भी ये बता पाएगी कि हमने भी 14 महीने की सत्ता संभाली है। जाहिर सी बात है 14 महीने वर्सेस 18 वर्ष का हिसाब किताब होगा और इस हिसाब किताब को भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही, क्योंकि वो उन्होंने जो 14 महीने में कहा और किया है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए आप देखिए वचन पत्र पर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस पहले वचन पत्र लाने की तैयारी और बीजेपी इन तमाम तरह की रणनीतियों को समझ रही। वैसे तो बीजेपी 365 दिन ऐसा कहती है कि हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, पर आज की बैठक का यदि हम जिक्र करें तो बैठक निश्चित रूप से बड़ी महत्वपूर्ण थी। राता पानी में जो बिंदु सामने आए थे उन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, लेकिन उन चर्चा के साथ आगे की रणनीति क्या, क्योंकि ऐसी खबरें भी है कि अलग अलग तरह के सर्वे शुरू हो गए हैं बीजेपी के भीतर, जो बीजेपी आंतरिक तौर पर कराती रहती है कि कहाँ हमारी कैसी स्थितियां हैं, कौन से क्षेत्र में और व्यापक इंतजाम करने की ज़रूरत है या कहाँ कैसे वोट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 10% वोट शेयर बढ़ाने का अपना लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य पर बढ़ रही है। लेकिन चंबल ग्वालियर का जिक्र आजकल खूब हो जाता है, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ से उपचुनाव के भरोसे भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आज शामिल हुए थे। अब वो किसी कारण बस उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लौट गए। और जब लौटते हैं तो शरद जी ऐसे दौर में जब बैठक से कोई बाहर आकर जाता है तो उसको राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जाता है और चर्चा शुरू हो जाती। थोड़ी देर बाद फिर कैलाश जी भी जब शाम की बैठक थी तो उससे वो चले गए। हालांकि उनका अपना एक दार्शनिक महत्व भी है, धर्म के प्रति भी वो रहते हैं, आज ग्रहण का मौका भी था तो शायद इसलिए गए होंगे। लेकिन ये सब चर्चा के विषय रहे, पर चिंता इस बात को लेकर है कि जो आंतरिक सर्वे है वो बहुत बेहतर नहीं है। मतलब वो ये कह रहा है कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए 10% वोट शेयर की बात करें। या एक बड़ा परिवर्तन भी शाम होते होते देखने को मिला जब कई प्रभारी बदल दिए गए, जैसे कविता को अब जबलपुर की जिम्मेदारी दे दी गई भोपाल से बदलकर, उसी तरह शहडोल की जिम्मेदारी का जो जिम्मा निभा रहे थे खटीक साहब, उनको चंबल ग्वालियर पहुंचा दिया, जबलपुर वाले को शहडोल पहुंचा दिया है। आलोक शर्मा जी उज्जैन मालवा का बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रभारी बनाएगा। तो ये सब इस तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी के अंदर चिंता भी है और आगे बढ़ने की तैयारी भी है। तो निश्चित तौर पर ये, लेकिन ये फीडबैक इस तरह के बड़े पॉजिटिव रहते हैं जो आपको, लेकिन सवाल ये है कि फीडबैक को आप बहुत सकारात्मक स्वरूप में ग्रहण करें और आगे बढ़ें। बहरहाल मैं चलता हूँ सीधे जो संजय जी की तरफ। मसला बीजेपी का है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के मसलों पर साधिकार बोलते हैं। मध्य प्रदेश में तो ये परंपरा है ही। संजय जी, आप किस तरह देखते हैं बीजेपी की तैयारियों को? कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि राहुल जी की यात्रा को लेकर बहुत आशा और उम्मीद से भरे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बहरहाल क्या टिप्पणी है आपकी, किस तरह से देखते हैं आप बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बैठक को? जी संजय जी। जी देखिए, पहली बात तो शरद जी मैं आपको बात बता दूं, कमलनाथ जी जब से आए जिस तरह से कांग्रेस संगठन व्यवस्थित रूप से काम कर रहा, जैसे अभी हमने 3 महीने पहले घर चलो घर घर चलो अभियान चलाया था, वो भी बड़ा सफल रहा। इसके बाद आज हम गांधी चौपाल या भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो कार्यकर्ता हमारा क्षेत्र में जा रहा है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा। और जैसे अभी मनोज जी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे
कि 14 महीने में तो हम लोगों को साफ बोलते हैं कि 12 महीने का कार्यकाल मिला रहा है। एक्चुअल 2-3 महीने आचार संहिता में निकल गए हैं, लेकिन उसमें जो छोटे मतलब बहुत बड़े काम बताने की जरूरत नहीं है। 3 बहुत महत्वपूर्ण काम है जिसको जनता याद कर रही है। एक तो 300 से 600 रुपये पेंशन, गौशाला जो इन्होंने बंद कर दी, बिजली का बिल 150 रुपये आता रहा, और शादी विवाह के लिए 51,000। मैं 5वीं 6वीं चीज़ों पर नहीं जाता हूँ। एक तो 4 चीज़ जनता बड़ा महत्वपूर्ण मान रही कि कांग्रेस ने, और जो बड़े काम अगर हमने योजनाएं ले आए थे तो इन्होंने बंद करने का काम किया। अब रही संगठन की बात, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस संगठन की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास कई विंग हैं जो पेई वर्कर भी हैं। मतलब पेई मीन्स ऐसे के मतलब पेमेंट लेकर काम करते हैं क्षेत्रों में, चाहे संघ के लोग हों चाहे ये हों, बगैर उसके सत्ता के समीकरण के साथ काम करते हैं। तो उनकी गलतफहमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा उदाहरण जबलपुर का दे रहा हूँ। जबलपुर में 8 विधानसभा सीट है, महापौर भी हम जीते, 4 सीट कांग्रेस के पास है। विगत 25 सालों से वही लीडर, एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी कि आप ये बहुत सारी सीटों पे है, जबलपुर के साथ साथ कई सीटों में ऐसी है कि 15-20 साल से वही विधायक वही लोग आ रहे, तो निश्चित रूप से उनके प्रति नए लोगों में खत्म कर दिया। तो जो कार्यकर्ताओं में जोश था, उत्साह था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में वो वैसा उत्साह नहीं रह गया जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। जब कार्यकर्ता बेमन होता है, कार्यकर्ताओं को ये लगता है यार इन्हीं को टिकट मिल जाए, इनके परिवार को टिकट मिलना है, ये तो तय है, सुनिश्चित है। कई सीटों में आपके पास कैंडिडेट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि तैयार नहीं हुए। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, प्रतिक्रिया लेता हूं। 4-4, 5-5 बार सीट जीते, वहां भाजपा को नेता कोई तैयार नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल वाला चुनाव है, क्योंकि 2003 में जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी के समय अधिकारियों ने अराजकता का माहौल बना दिया था, और सारे जो भी काम थे, इन्होंने कुछ काम तो किए नहीं इस पंचवर्षीय योजना में। तो आदमी अगर पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं, भूल जाता है, तत्कालीन देखता है जी, तत्कालीन बहुत खराब दौर चल रहा है। आशीष जी बताइए। 2003 में, हाँ जी बताइए। 2003 में अराजकता का माहौल था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हमारा शरीर भी अच्छा है, हमारा मन भी अच्छा है, कोई हमारी रीढ़ की हड्डी खराब है, हमारी आंखें ठीक है, हमारे कान सब सही सुन रहे हैं। और पहली बार कोई मध्य प्रदेश में हम चुनाव के लिए रणनीति नहीं बना रहे हैं। 2003 की हो, 2008 की हो, 2013 की हो, 2018 की हो, हम वाकई में 365 दिन हम इसी काम में लगे रहते हैं कि संगठन कैसे मजबूत हो और किस तरह से सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाए। इसलिए हमने मध्य प्रदेश की जनता की जनभावना के अनुरूप न सिर्फ मध्य प्रदेश में काम किया है, बल्कि हमारा जो चौथा दौर इस सरकार का आया है 2019 से लेकर 2022 तक, इसमें जनता का हमारे प्रति और विश्वास बढ़ा है। कांग्रेस की जो 14 महीने की सरकार थी, उसके कारनामे हमें बताने की आवश्यकता जनता को नहीं है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, सब चीजें खुलकर सामने आएगी। किस तरह वल्लभ भवन से पैसा दिल्ली जाता था, किस तरह का भ्रष्टाचार कांग्रेस के लोगों ने उस समय मचा रखा था। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी सकारात्मक वातावरण रखते हुए अपनी योजनाओं के माध्यम से हमारा जनता के बीच जो विश्वास पहले से और मजबूत हुआ है उसको लेकर जाएंगे और 2023 में हमारी सरकार बनेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव में जब संगठन बैठता है, कोर कमेटी बैठती है, प्रमुख लोग बैठते हैं, तो बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है। आज किस स्थिति में खड़े हैं, हमको आगे और किस उसमें जाना है, यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इसी संगठन ने, इसी पार्टी ने कांग्रेस को लगातार 3 बार धूल चटाई है मध्य प्रदेश में, और थोड़े से जनता के भ्रम के कारण हम 2018 में थोड़े से अंतर से सरकार बनाने से रह गए, लेकिन फिर से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी है। आप भरोसा रखिएगा, हम बहुत स्पष्ट सोच के साथ पूरे रणनीति के किसी भी बिंदुओं को नहीं छोड़ते हुए इस मध्य प्रदेश में पूरी दमदारी के साथ 2023 का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, शुभकामनाएं आपको भी, बीजेपी को भी, और शुभकामनाएं संजय जी को भी, यानी कांग्रेस को भी। आप दोनों पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटे रहें और अपनी सेनाओं को भी सन्नद्ध करते हुए पूरी ताकत से, यानी कार्यकर्ता ही असली शक्ति है, चाहे बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। मनोज, कोर ग्रुप की जो बैठक है, आमतौर पर उसके स्ट्रक्चर को ज़रा मैं आपसे समझना चाहूँगा। आप लंबे समय से देख रहे हैं चीज़ों को, किस तरह के विषय, जैसे राता पानी में जो चर्चा हुई थी,
थोड़ा सा वो भी रिकॉल करा दीजिएगा कि रातापानी में किन किन विषयों पर मोटे तौर पर चर्चा हुई, जिनके और आगे के कदमों को लेकर जिन पर आज कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी में बात हुई, और किस तरह की चीज़ें तय होती हैं। जैसा आपने हमको बताया कि एक सर्वे भी सामने आया जिसमें बीजेपी को और मजबूती से आगे बढ़ने की बात जिस सर्वे में कही गई है कि आपको अपनी शक्ति और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि संघर्ष जो है वो दिलचस्प है और इन समीकरणों को देखकर टेकन फॉर ग्रांटेड की स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मोटे तौर पर क्या क्या विषय आते हैं अगर कोर ग्रुप की बात करें तो? देखिए, कोर ग्रुप में यही होता है कि जहां सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य और केंद्र सरकार जो काम कर रहे हैं उन काम को बढ़ाने का काम तो संगठन करता है, लेकिन कई दफ़ा सामंजस्य का अभाव जिसको कह लीजिए, या समन्वय का अभाव कह लीजिए, या और बेहतर समन्वय की ज़रूरत है। तो ये सब मुख्य मुद्दे होते हैं कि पहला तो ये कि हम समन्वय के साथ कैसे बैठे, और इसीलिए देखिए कोर ग्रुप में सत्ता भी शामिल होती है, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ बैठे थे, या संगठन के लोग भी वहाँ बैठे थे, मंत्री के बतौर नरोत्तम मिश्रा भी थे, भूपेंद्र सिंह भी थे, यानी सत्ता और संगठन दोनों को साथ बिठाया जाता है, जो आगे कैसे संगठन का सुदृढ़ीकरण करना है और संगठन के सुदृढ़ीकरण के साथ सत्ता के कामों को कैसे बढ़ाना। मोदी का चेहरा फिर एक बार चर्चा हुई है, और हम देख भी रहे हैं बीते कुछ दिनों से मोदी जी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव में जाने की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा, बाकी राज्यों में, गुजरात में हम देख ही रहे, डबल इंजन की बात इसीलिए जी, और इसीलिए शिवराज जी, मोदी जी, जी वही बातें, और इन्हीं बातों को लेकर रातापानी में हुआ था। लेकिन हम पहुंचे कहाँ? क्या जो बातें रातापानी में हुई थी संगठन के स्तर पर कि और चीज़ें और सुधार करने की ज़रूरत, तो उसका असर दिखाई दिया कि जो प्रभारी थे शाम होते होते उनको बदल दिया गया। उसी बैठक में शायद आज निर्णय हुआ होगा या रजामंदी हुई होगी। तो ऐसे मुद्दे होते हैं जो संगठन और सत्ता मिलकर काम को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जहाँ संगठन की कमजोरी है उस पर सत्ता के लोग भी ध्यान दिलाते हैं, और सत्ता की जहाँ कमजोरी है वहाँ संगठन के लोग ध्यान दिलाते हैं। और इसकी हमें लगता है अभी भारतीय जनता पार्टी के भीतर शायद आवश्यकता भी बहुत है, जिसको लेकर खासी चर्चा हुई, चाहे चंबल ग्वालियर हो या मालवा निमाड़। प्रभारी जो बदले गए हैं, क्या इसकी एक वजह जाहिर तौर पर कुछ फीडबैक रहे होंगे, कुछ जो सामने आए होंगे कि यहाँ कुछ और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है, या इनकी डिमांड इस क्षेत्र में की जा रही है? कार्यकर्ताओं का और नेताओं का कहना है कि समन्वय का इनका जो तंत्र है वो इस इलाके में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। देखिए, जातिगत समीकरण मुझे नज़र आते हैं, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को कवर करता हूं, यदि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जबलपुर में यदि कविता पाटीदार जी को पहुंचाया गया तो वो संगठन की एक बहुत अच्छी ये कह सकते कार्यकर्ता है, जो संगठन विस्तार को करना भी जानती है, और राज्यसभा के साथ वो संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही। यदि हम देखते हैं दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो शहडोल की जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब वो चंबल ग्वालियर में, तो जातिगत समीकरणों को हरिशंकर खटीक को हम देखेंगे तो वो उसी जाति वर्ष से आते हैं जहां दलित को साधना है, यहाँ ओबीसी को साधना है। या शहडोल की तरफ हम जाते या मालवा की तरफ जाते हैं तो आलोक शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई। तो हमें लगता है जातिगत समीकरणों के आधार पर, और पंचायत नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए हैं खासकर नगरीय क्षेत्रों में, वो उस तरह के आशातीत परिणाम नहीं दे पाए हैं। उसी फीडबैक के आधार पर कुछ परिवर्तन किया गया, और आने वाले दिनों में शरद जी मुझे लगता है 2-4 दिनों में एक और बड़ा परिवर्तन कुछ देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, कुछ और संगठन की नई जिम्मेदारियां लोगों को सौंपी जा सकती है। तो बीजेपी पूरी तरह उसी मोड पर है, लेकिन जो कमियां हैं अब उनको ठीक करने की आवश्यकता है। यही वजह है कि कोर ग्रुप की बैठक का अपना महत्व है। एक चीज और, भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा भी चल रही है, ये शायद संजय जी के लिए अच्छी खबर होगी। अंदर खानों में भारत जोड़ो यात्रा को भी गंभीरता से लिया जा रहा है। और राहुल गांधी की यात्रा है, कांग्रेस की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी यात्रा है, जिसमें पूरी कांग्रेस ने अपनी शक्ति झोंकी है। तो भला कांग्रेस और कमलनाथ जी भी जिस एक गरिमा के साथ इस यात्रा का उल्लेख इस मायने में कर रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, और ये भी दावा कर रहे थे कि एक अलग छवि के साथ ये यात्रा सामने आएगी। संजय जी, बीजेपी की आलोचना आपका धर्म है प्रतिपक्षी पार्टी होने की वजह से, और सत्ताधारी पार्टी होने के नाते प्रतिपक्षी की आलोचना में प्रवृत्त होना बीजेपी का धर्म कह लें या बीजेपी का एक रणनीति कह लें, ये ठीक बात है। लेकिन आप दोनों ही दल ये बखूबी जानते हैं कि आलोचना आपका हथियार जरूर है, लेकिन आप दोनों को चुनाव के पहले अपने भीतर की चीज़ों को और बेहतर करना है और ठीक करना है। अपने कार्यकर्ता को, अपने वरिष्ठ नेताओं को जो अलग अलग रीजन में हैं, उनके समन्वय को और धारदार करना है। तो यहाँ मैं इस राउंड में आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की अपनी तैयारी, ऐसी बीच भारत जोड़ो यात्रा है, नवंबर बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी जो 10, 12, 13 दिन यहाँ रहेंगे,
इस दौरान वो मध्य प्रदेश के लिए क्या मैसेज देंगे, ये हम सब के कान भी सुनना चाहेंगे। किस तरह से आप कांग्रेस की तैयारियों की तुलना करते हैं बीजेपी के बरक्स या बीजेपी के सामने, बीजेपी के मुकाबिल? जी संजय जी, सर जी। देखिए, पहली बात तो हमें कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ना है। एक तो जनता के हित की लड़ाई लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं के खिलाफ हमें लड़ना है। और सही बात बताऊं शरद जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे, मनोज जी भी कह रहे थे। एक्चुअल सबसे बड़ा फायदा क्या है, शिवराज जी से जनता बोर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं। वो भारतीय जनता जो पहले कांग्रेस में हुआ करता था, आज से 10-15 साल पहले, गुटबाजी और आपसे झगड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी में हो गया, पहली बात। और दूसरी बात क्या होता है, जो कांग्रेस का जो वर्कर है, जो कट्टर होता है, जो 80% वर्कर सड़कों पे नहीं दिखता है, और वो वर्कर क्या है, चुनाव के समय 1-2 महीना पहले, क्योंकि वो गरीब है, मजदूर है, वो काम करता है, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रति कट्टर रहती है। कोई समाज है कट्टर जो कांग्रेस के प्रति विश्वास करती है, कांग्रेस की विचारधारा में उनका, इसलिए आज कांग्रेस खड़ी हुई है। तो जो हमारा छोटा वर्कर है, एक तो कट्टर है, कांग्रेस के प्रति ईमानदार है, और वो चुनाव आता है तो टिकट किसी को मिले वो लड़ जाता है, अपनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने लगता है। और आज के माहौल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनमानस हो चुका है। कई कारण हैं उसके। जब धरातल पे जाएंगे, मैं आशीष जी से बोलूँगा कि आप चुपचाप कई जगह सर्वे कर लो, कि धरातल पर जाएंगे तो बहुत भयावह स्थिति है। जो चीज़ों का लाभ केंद्र सरकार की योजनाएं से जो मिलना था, उसका रिटर्न जनता ने आपको दे दिया। प्रधानमंत्री आवास आज गांव में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि 1,25,000-35,000 रुपये मिलता है। ये आज का महंगाई के दौर में, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। कई चीज़ें आदमी भूल जाता है, जो तत्कालीन से कुछ गड़बड़ी हो जाए, चुनावी तत्कालीन परिस्थितियों पे बहुत कुछ काउंट करते हैं, हम कितना मेहनत कर लें, लेकिन अगर जनता में आक्रोश बैठ गया है कि बिजली से बहुत परेशान है लोग, किसान, क्योंकि अनाप, चलिए मैं जवाब लेता हूँ, झूलते तार, ट्रांसफार्मर की कमी, ये जनता के मन में बात। आपके समय के लोगों ने देखी, आपके समय की बिजली अंधियारा, मेहनत कर, इनके समय का अंधियारा लोगों ने देखा। आज झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति पक्के मकान में पहुंच गया, उसके अंदर कितनी खुशी है वो रोड पे बयान नहीं करेगा। वो वोटिंग जब करने जाएगा तब करेगा कि 1 रुपए के बिना किसी भ्रष्टाचार के उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना है। और रही बात, ये तो कांग्रेस तो क्या है, बार बार राहुल गांधी का ट्रायल कर रही है। कितने सारे ट्रायल करोगे उसके? 1 लाख रुपए में क्या बाथरूम बना लोगे? दिल्ली में ट्रायल कर लिया। 1 लाख रुपए में आप 2 कमरे का मकान बना लोगे? ट्रायल कर लिया। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए में मकान बना लोगे आप गांव में? राजनीति में बोलने दीजिए, उसको वापस भारत जोड़ो यात्रा में लेकर आ गए। अरे संजय भैया, आपके यहाँ झोपड़ियों का एक बस्तियां दिखती थी, आज वहां पर पक्के मकान खड़े हैं। डर क्यों है आशीष भाई यात्रा से? इतना भय क्यों हो गया? पहुंच रहा है आपको, 5 लाख रुपए का इलाज हो रहा है। और सुनिएगा, इतना डर क्यों है? काम कर रहा है राहुल गांधी भूत ही है, वास्तव में सही शब्द का। मेरे भाई, इतना डर क्यों है राहुल जी से? राहुल गांधी भूत ही है, मुद्दों पर रहे, इतनी बार घूम लिए, राहुल जी मुद्दों पर रहे, उसका प्रयोग हो गया, उसके नेतृत्व का। आप राहुल जी हर राज्य में, हर परिस्थिति में राहुल गांधी और गांधी परिवार को टेस्ट कर लिया। जो हर टेस्ट में फेल हुआ, उस मिसाइल से डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक नेतृत्व इस प्रदेश में है। संगठन हमारा मजबूत है और हम अपने संगठन के दम पर ही चुनाव जीते लगातार। दूसरा नाम बता दो, शिवराज जी का ऑप्शन। हमने हर मिथक को तोड़ा है। शिवराज जी का ऑप्शन बताओ। नहीं चला सकते आशीष भाई, सरकार चला के बताई। ये शिवराज जी नहीं तो कौन? रिपीट, उससे ज्यादा सीट आशीष भाई नाम बताओ शिवराज जी के अलावा। उपचुनाव में जीतेंगे नहीं, उपचुनाव में जीते सिंधिया के साथ 6 महीने नहीं नाम बताओ। अरे 2 साल गुजार दिए सिंधिया आप के साथ। दूसरा नाम बताओ। भारतीय जनता पार्टी अब मैं आगे नहीं बढ़ा के अलावा दूसरा नाम डालने में सक्षम है। आप अपनी पार्टी की आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। चलिए, इतना तय है कि लड़ाई काफी दिलचस्प होगी और दोनों ही पार्टियां ये जानती हैं कि उनके पास जो नेता हैं वो न सिर्फ असरदार हैं, धारदार हैं, बल्कि अपनी एक एक्सेप्टेंस रखते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इसके लिए पहचाने जाते हैं। और यही वजह है कि लाख आलोचना कर ले कांग्रेस, कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन वो फिर यही सवाल जैसा अभी संजय जी कर रहे थे कि शिवराज जी ही तो हैं आपके पास, क्योंकि वो भी ये जानती है, जैसे बीजेपी ये जानती है कि कमलनाथ ही तो हैं आपके पास, इसके अलावा क्या है आपके पास।
ये सवाल दोनों ही पार्टियों के लिए एक दूसरे के लिए उछाला जाता है, क्योंकि दोनों के ही नेता असरदार हैं, दमदार हैं, प्रभावी हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं। और ख़ासतौर से शिवराज जी की अगर आप बात करें तो वो मध्य प्रदेश के मानस से एक गहरे जुड़े हुए नेता हैं। कमलनाथ जी ज़रूर बीच में एक लंबा समय केंद्रीय राजनीति में रहे, लेकिन 2018 से उन्होंने जिस तरह मध्य प्रदेश को भी अपनाया है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और यही वजह रही कि 2018 की टक्कर बहुत दिलचस्प रही, और इसी तरह अगर दोनों ही पार्टियों की तैयारी अच्छी रही तो 2023 में भी एक रोचक संघर्ष मिलेगा। लेकिन बीजेपी होमवर्क की पार्टी है, अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की पार्टी है, अपनी खामियों पर बहुत गहरा विश्लेषण करने की पार्टी है, और अब यही तरीका कांग्रेस का भी है। इसीलिए जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक तो इंतज़ार बहुत दम साध के करना है। लेकिन शुभकामनाएं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नान पर सियासत नॉन स्टॉप। नमस्कार।